नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन के लोकप्रिय कार्यक्रम नई दिशाएं में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम समाज के किसी ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व से आपको मिलाते हैं जो देश समाज के लिए एक नई दिशा में बहुत बेहतर काम कर रहे हों। आज हमारे साथ हैं करम कोहली जी और औषधीय पौधों से रोजगार सृजन के क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। करम जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। करम जी, सबसे पहले बताएं कि औषधीय पौधों को लेकर आपका जो लगाव है, आपका जो कार्य है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जी इसकी शुरुआत स्वयं मेरे व्यक्तित्व पर जो आया वो मेरे परिवार से ही आया। जब मैं छोटा बच्चा था उस समय हमारी माताजी के हाथ में चोट लग गई और काफी मात्रा में खून बहने लगा था। संयोग से हमारे नाना जी थे, तो उन्होंने तुरंत एक जड़ी को उखाड़ा और उखाड़ करके उसको लेप लगा दिए। खून का निकलना बंद हुआ। क्योंकि हमारी बुद्धि थोड़ी वीक थी, मैं स्कूल में पढ़ाई शुरू किया था। मैंने उनको कहा कि संभवतः टिटनेस की इंजेक्शन देनी चाहिए, घाव पक सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि ये जो औषधि है ये टिटनेस होने नहीं देगा, खून को रोकेगा और घाव भी होने नहीं देगा। फिर हमारी जो जिज्ञासा थी उस जिज्ञासा बस मैंने उनको पूछा कि इसका नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, ये कैसे काम करता है। क्योंकि हमारे नाना जी एक वैद्य भी थे और वो जड़ी बूटी से इस कार्य को करते थे। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि पहले कोई भी व्यक्ति जड़ी बूटी लगाया नहीं करते थे। वो किसी झाड़ी में, खेत के किसी कोना में, बाड़ी के किसी कोना में वो स्वतः उगा करते थे और उसको पहचान करके कि ये औषधि जो है इस पर काम करेगी। तो इसी से मुझे अपने घर से ही प्रेरणा मिला और वहीं से लेकर के मैं इस दिशा में धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ते गया, हमारी जिज्ञासाएं भी बढ़ती गई। एक तरफ हजारों रुपये खर्च का बड़े बड़े इंजेक्शन, दवाइयाँ, और एक तरफ हमारे यूं भी जंगल में, खेत में, बाड़ी में जो यूं पड़े हैं औषधियाँ, लेकिन हम लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। उसकी जानकारी नहीं है। करम जी, आयुर्वेद एक्चुअली भारत की जो प्राचीन चिकित्सा व्यवस्था है वो रही है जी। और एक ऐसा समय आया जब दुनिया एलोपैथ की तरफ गई और विज्ञान के विकास के साथ साथ नई नई चीजें आई। ये एक अच्छी बात भी है। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिसका उपचार शायद आयुर्वेद में नहीं था और अब उसका उपचार एलोपैथ के माध्यम से हो रहा है। जी, ये बात ऐसी है कि हम इसको उल्टा कर सकते हैं। अभी भी आपको मैं बताऊं, कई ऐसी बीमारी हैं जिसका इलाज एलोपैथ में नहीं है, आयुर्वेद में है। आयुर्वेद अगर हम बात करें किन्हीं को ऑपरेशन करना हो तो आप अगर यदि अपने इतिहास में नजर उठा के देखें तो जो अंग्रेज शासक हमारे देश में आए थे, तो एक मैं उनका नाम अभी भुला रहा हूं, जिन्होंने ब्रिटिश क्लाइमेट में अपनी नाक दिखाया और कहा कि मेरी नाक को देखो, ये कट गई थी। और एक वैद्य जी ने उठा करके मुझे, उन्होंने अपने कुटिया में ले गया और आयुर्वेदिक औषधि को डालते हुए ऐसा जोड़ लगाया जो अभी पहचान में नहीं आ रहा है। तो ये हमारी ऑपरेशन विद्या भी पहले थी। दूसरी बात एक और मैं आपको अभी बताऊं कि विगत दिनों हमारी भारत सरकार ने भी आयुर्वेद को कुछ 5 या 7 प्रकार के ऑपरेशन का भी अनुमति दिया है। इसमें बड़ी रिसर्च की जरूरत है, जो हमारी पुरानी विद्याएं हैं इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि आयुर्वेद के माध्यम से प्राचीन काल में ऐसा नहीं था कि कोई अव्यवस्था थी, लेकिन जैसे जैसे भौतिकता का विकास हुआ और नई नई चीजें आई, जो उर्वरक है, खाद्यान्न है, उसमें जो रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल बढ़ा, उससे कई तरह की बीमारियां बढ़ी। और नेचुरल सी बात है कि जिन तत्वों का इस्तेमाल हो रहा था, जिन वैज्ञानिक तत्वों का इस्तेमाल होने लगा, तो वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से ही विज्ञान ने उसका इलाज भी खोजा। करम की सबसे बड़ी बात, आज जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं, आयुर्वेद का जो सीधा संबंध है वो औषधीय पौधों से है। औषधीय पौधों से रोजगार सृजन कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में, चूंकि आप इसके ऊपर बहुत बेहतर कार्य भी कर रहे हैं। जी 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 हाँ, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। आज अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि आज तक काफी क्षेत्रों में केवल हम पहचान करा देते, हमारे वैद्य लोगों ने भी उसकी संरक्षण पर ध्यान नहीं दिए। जैसे ये औषधि जो है कटने पे काम करती है, ये औषधि जो है बुखार आने पे काम करती है, ये औषधियाँ जो है, ये जड़ जो है, इसको अगर यदि किसी को शुगर हुआ, डायबिटीज हुआ
तो हम इसको घोल करके इसको पीस के लगा दें। किन्हीं को साप्ताहिक बुखार एक होता था, टाइफाइड बुखार, तो टाइफाइड बुखार में अगर हम 2.5 पीस गोल की, 7 पत्ता तुलसी, उसको अगर पीस के उनको पिलाएं, गिलोय का काढ़ा पिलाएं, तो वो ठीक होता है। पर हम गिलोय का क्या संरक्षण किए, हम तुलसी का क्या संरक्षण किए, इन सभी बातों पे ध्यान नहीं दिया गया। जो मिलते गया उसे हम यूज करते गए। आज आवश्यकता इस बात की आ पड़ी है कि हमको इस औषधीय पौधा से आगे बढ़ना है, बढ़ाना है। आवश्यकता थी जब हमें 1 क्विंटल की, हमको कहीं से मिल गया। जब इसको अधिक मात्रा में प्रयोग हो तो इसकी अधिक आवश्यकताएं पड़ेगी, तो अधिक मात्रा में हमको चाहिए, तो निश्चित है कि उसका बिक्री होगा, उसका मार्केट मिलेगा। अब मार्केट मिलेगा तो कैसे मिलेगा? जैसे मैं अपनी बात अगर आपको बोलूं, अभी कोरोना काल में 2 बार लॉकडाउन हुआ। हमारे ही देश के नहीं बल्कि बड़े बड़े देश जो मेडिकल साइंस में बहुत आगे बढ़ा है, उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया कि इसका कोई इलाज। फिर उन्होंने क्या कहा, आप तुलसी का काढ़ा पिए, आप गिलोय का काढ़ा पिए। तो तुलसी का, गिलोय का जो हमारे अगल बगल में थे वो भी खत्म हो गए। अब जहां तक है रोजगार सृजन की बात, अभी मैं आपको बता दूं कि हमने लगभग 30 डिसमिल में तुलसी का खेती किया, और वो जो पक गए, जब आ गए, तो उसका मार्केट हमको मिला। अभी तो कोरोना काल में ऐसे मार्केट मिला, कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इसकी खरीदारी करते हैं, और वो लोग टेंडर भी निकालते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि विक्रेता और खरीदार इन दोनों का सामंजस्य हो। जैसे कुछ कंपनी का मैं नाम भी ले सकता हूं, तो अगर बहुत यदि सारी हम आयुर्वेद से जुड़ी कंपनियां हैं जो इनका अब purchase खरीदारी कर रही हैं, उनकी जो खरीदार हैं वो आपके खेत तक आएंगे, केवल पता होना चाहिए, तो वो आपके खेत तक आएंगे। अभी कई संस्थान तो ऐसा भी खुल गए हैं जो आपको इस विषय में प्रशिक्षण देने का भी काम कर रहे हैं, और प्रशिक्षण देने के बाद वो आपको ये भी दावा कर रहे हैं कि भाई आपका जो प्रोडक्शन होगा उसको हम खरीद लेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जिस खेत में हमने तुलसी का खेती किया, वहां पे पूर्व में हम धान का खेती करते थे, तो धान से हमको जो आवक होती थी, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, कैलकुलेट करके नहीं, हमको उसमें आमदनी होती थी लगभग 7,000 की। लेकिन तुलसी का जब मैंने खेती किया तो हमें उसमें आमदनी हो गया 12,000 की। तो इस बात को प्रामाणिकता के तौर पर अगर मैं रखूं, तभी जा करके अगला इस पे ध्यान हाँ, दें। लोगों का ध्यानाकर्षण होगा, लोग उसके ऊपर ज्यादा जोर देंगे। ऐसा है कि अभी आपने जो जिक्र किया तुलसी की, हिमाचल प्रदेश में मैंने पढ़ा और देखा, 1 हेक्टेयर जमीन में जो तुलसी के पौधे के कृषि कार्य में जो लागत होती है वो है 15,000 रुपये, और ये प्रमाणित है कि उससे जो आय होती है वो 3 लाख रुपए की होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि उसके जो बीज हैं और उससे जो निकलने वाले तेल हैं, और उसमें हमारे देश की कई ऐसी कंपनियां हैं, जैसे वैद्यनाथ है, पतंजलि है, डाबर है, ये सारी कंपनियां वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रही हैं, और जी। बहुत बृहद मात्रा में वहां पे खेती हो रही है। जी। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो औषधीय पौधे, देखिए औषधीय पौधों का सबसे बड़ा एक गुण तो ये होता है कि वो किसी भी वातावरण में, उनको पर्यावरण के बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, उनके लिए कोई नियम नहीं है कि ऐसा ही पर्यावरण होना चाहिए। तुलसी पूरे भारतवर्ष में चाहे ठंडा या गर्म प्रदेश कहीं भी हो, वहां उत्पन्न हो जाती है। विलो आप कहीं भी लगा सकते हैं। आप जो सोनाहातू प्रखंड में काम कर रहे हैं, या झारखंड के बहुत सारे जगह पे जाके आप किसानों को, कितने किसान को अभी तक जोड़ चुके हैं आप? अभी तक हमने प्रत्यक्ष रूप से 3200 कृषकों को प्रशिक्षण दिया है। क्योंकि संस्था से मिल करके, स्वयं का संसाधन उतनी हमारे नहीं होने के कारण संस्था से मिल करके, और आपको मैं बता दूं कि उन किसान को हमने प्रशिक्षण दिया है जिनके पास स्वयं का कम से कम 1 एकड़ भूमि हो, और उसमें किसी भी प्रकार की उर्वरकता नहीं, कोई कीटनाशक नहीं, कोई जहर नहीं, मैंने बिल्कुल विष मुक्त कृषि। और प्रमुख रूप से अगर हमें देखा जाए, जिसे हमें अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता न हो, हम तुलसी को कहीं भी छीड़ दिए, तुलसी हो जाता है। थोड़ा सा अगर यदि उसमें हम खरपतवार को गड्ढा खोदे, उसमें गोबर का घोल मिला लिए, और विभिन्न प्रकार की जो वेस्टेड चीजें हैं उसको डाल दिए, तो कंपोस्ट खाद बन जाती है।
उसका थोड़ा हम छिड़काव कर दिए। गौमूत्र, गुड़, पलाटी का पत्ता, इसको हम मिला करके रख दिए 1 सप्ताह के लिए, उसका छिड़काव कर दिए तो हरे भरे करते हैं, कीट को नाश करते हैं, कीट का जो अवगुण है उसको भी लगने नहीं देते हैं। तो सबसे आसानी से जो फसल हमारा हो सके औषधीय में, उसमें आपका तुलसी है, उसमें आपका गिलोय है, उसमें आपका एलोवेरा है, तो ये सब चीजें हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक आम हल्दी के विषय में बताता हूँ, उसको यदि आप टेस्ट करें तो कच्चा आम जैसा उसका टेस्ट आता है, हल्दी का। और वो उसको अचार बनाइए, खाने में बहुत औषधीय चीज है, बहुत प्रकार की बीमारी को वो स्वतः ठीक करता है। और उसका जो उत्पादन है, कोई आपको खाद नहीं डालना, यूं भूमि में लगा दीजिए, और साधारण हल्दी जो उत्पादन होता है उससे 2 गुना से 3 गुना तक होती है। वो बात हुआ इसी की, जैसे हमने अपने ही गांव में इसको जो बीज के लिए कहा कि भाई इसको भी आप लोग कर सकते हैं, मार्केट की जिम्मेवारी हमारी है। तो कुछ कृषक को ये शंका थी पहले पूर्व में, जैसे मैंने शुरू किया, जैसे कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो रिस्क तो होता है कि मार्केट मिलेगा कि नहीं, क्या होगा। तो हम छोटा सा भूमि में इसको करके देखते हैं, तो अभी उसका भी मार्केट मिल गया है। आप जितना उत्पादन करना चाहते हैं, मार्केट है, बिक्री है। और इस कोरोना काल में तो हम लोगों को सिखा दिया कि आओ आयुर्वेद की ओर, ये हमारी भारतीय बहुत बड़ी विद्या है, ये आज का नहीं है। उसमें रोजगार सृजन की जहां तक बात है, आप छोटी सी भूमि में कर दें, ज्यादा मेहनत नहीं, बारिश हो गया कोई दिक्कत नहीं, बारिश न हुआ कोई दिक्कत नहीं। आप तो जान ही रहे कि तुलसी हो, एलोवेरा हो, गिलोय हो, ये सब। करम जी, तुलसी गिलोय का जो महत्व है कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत ज्यादा अनुभव किया है। और जहां तक बात रही हल्दी की, तो मुझे लगता है कि कोरोना काल में लगभग जो लोग नहीं यूज कर रहे थे, उसका उपयोग नहीं कर रहे थे हल्दी का, वो भी एक शाम को कम से कम 1 कप दूध में हल्दी डाल के पीना शुरू कर दी, क्योंकि ये जो एंटी एलर्जिक है, एंटीबायोटिक का काम करती है। करम जी, अब मैं एक बात कहूंगा, जैसे कि इन सारी फसलों के अलावे हम लोग के यहाँ झाड़ियों के रूप में सेंधवार जी कहीं भी झाड़ियों के रूप में उगी हुई झारखंड में मिल जाएगी, उसका पता भी नहीं चलता कि सेंधवार बड़ी बड़ी क्षेत्र में झाड़ियां हैं। और सेंधवार भी औषधीय गुण से बहुत ज्यादा परिपूर्ण है। थोड़ा सा इन सब चीजों के ऊपर प्रकाश डालें कि गांव के लोग भी समझ सके। सिंधुवार जो है, सिंधुवार की गुण, छोटी छोटी गुण देखें। अगर किसी का शरीर फूल गया मीन्स उसके शरीर में पानी आ गया, कहते हैं ना पानी आ गया, तो एलोपैथिक में आप जाएंगे तो पूर्ण रूपेण इसका कोई निदान नहीं। आप सिंधुवार का पत्ता का जो ऊपर वाली पत्ता होती है, जो जिसको नई कलियां बोलते हैं या कच्चा छोटे छोटे पत्ता होती है, उस पत्ता को अगर पानी में डाल के अगर हम उसको उबाल दें, काढ़ा बना रहे हैं, उबाल करके, जैसे आपको बताऊं कि 200 ml पानी लीजिए और उबालते उबालते 100 ml पानी रखिए, और उसको यदि केवल 1 सप्ताह पी लिया जाए तो वो जो एक्स्ट्रा पानी शरीर के अंदर है, दर्द है, शरीर भारीपन है, उसको दूर करता है, तो पूरा खत्म कर देता है। इसके साथ साथ आपको गले से संबंधित किसी भी ढंग की बीमारी हो, गले में खराश हो, जुकाम हो, कफ जनित रोग हो, इवन की बहुत सारे लोग जो अस्थमा के शिकार हैं, वो भी, उसमें बस एक ही प्रक्रिया है कि जैसा अभी करम जी ने बताया कि उसको उबाल के पीना, आपको उबाल के नहीं पीना है, केवल पानी को उबाल देना है, सेंधवा की कुछ पत्तियां डालिए, उसको ढकिए, उसकी भाप लीजिए और पानी से गार्गल कर लीजिए। आपका किसी भी ढंग का गले का प्रॉब्लम है उसको हटा देता है। अभी 2-4 दिनों पहले ही एक आयुर्वेद के डॉक्टर से बात हो रही थी, तो उन्होंने मेरे को बताया, और ऐसी कई है, हर श्रृंगार है और बाकी जो चीजें आप बता रहे हैं, क्या इसको किस तरह से इसका विस्तार किया जा सकता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को चीजों को जाने और इसका लाभ उठाएं, और इस एक रोजगार के रूप में भी, जैसा कि आपने बताया कि जिस खेत से 2-3 हजार रुपए का, 7 हजार रुपए का उत्पादन हो रहा था, धान के खेत में आपने लगाया और उससे 2 गुना 3 गुना आपको लाभ हुआ, तो इसको आप कैसे और ज्यादा विस्तार में ले जा सकते हैं? देखिए, हमारे झारखंड में औषधीय पौधों की कमी नहीं है। अगर दूसरी प्रदेश में आप देखें, मैं तो पूरे भारत में घुमा हूं, तो कई प्रदेश में पहचान भी लोगों को नहीं है कि ये किस औषधि है और उसका पौधा कैसे है, कैसे होगा। पर हमारा झारखंड इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत अमीर है, बहुत प्रकार का। आपको मैं बताऊं, एक 7.5 एकड़ की भूमि में जो हमने नया कार्य शुरू किया है,
उसमें वर्तमान समय में लगभग 300 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं जिसकी पहचान करके हमने नोट करके रखा है। अब वो किस बीमारी में काम आता है, बहुत सा आपको ऐसे मिल जाएगा, कहीं भी यूं ही उगा हुआ है, जैसे सादा दुबघास, बहुत काम का चीज है, मगर आप देखेंगे कि वो कहीं वहीं पड़ा हुआ है, कोई उसको पूछ नहीं रहा है, लेकिन जो जानता है वो अपना उखाड़ लिया, उसको छोड़ दिया। अब इसमें आवश्यकता इस बात की है, कृषि विभाग में करोड़ों का बजट आती है, हमारे झारखंड के अंदर कोई ऐसा आवश्यकता है सरकारी स्तर पे भी कि इसमें भी हम प्रशिक्षण दें। अभी जैविक कृषि पे चाहे भारत सरकार हो चाहे झारखंड सरकार हो बहुत ध्यान दिया है, ये स्वागत योग्य कदम है, उनको धन्यवाद भी है। पर हम जैविक कृषि के साथ साथ अगर यदि इन औषधीय पौधों पे प्रशिक्षण दिलाएं या दें तो मुझे लगता है ज्यादा कारगर होगा, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो झाड़ियां अभी जैविक कृषि करें, आप खेती करें, तो ऐसे बहुत सा झाड़ियां को काटना पड़ता है खेती करने के लिए, जो ऑलरेडी पहले से हमारे लिए वो काम क्या चीज है। करम जी, यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी आपको देते चलूं, जी, यहाँ जी। पे मुझे जानकारी है कि औषध मंत्रालय, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसके तहत भी देश के कई राज्यों में औषधीय पौधों की जो खेती है वो की जा रही है, और गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार के, भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी स्कीम है। मैं देख रहा था कि हिमाचल प्रदेश में अभी लगभग 1 करोड़ रुपया एक संस्था को दिया गया जिसने कि औषधीय पौधों के निर्माण पे कार्य कर रहा है। जी 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 जी। तो हम लोगों के यहाँ भी ऐसी स्कीम है, लेकिन लोगों तक वो जानकारी नहीं है। जानकारी क्या है? अब ये है कि प्राथमिक रूप में आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते क्रांतिकारी काम कर रहे हैं कि कई प्रखंडों में जाके अपने आसपास के क्षेत्रों में आप इसका विस्तार कर रहे हैं। अभी तक का जो परिणाम आपको मिला है, जो आप अपने खुद की जमीन पर कर रहे हैं, और लगभग 150 लोगों को आपने जोड़ भी लिया है, तो कैसा आपको परिणाम, कैसा रिजल्ट कैसा है? रिजल्ट इसका जबरदस्त है। मैं आपको एक और बात बता दूं, अगस्त महीना में हम लोग मतलब हमारा पूरा टीम, जैसे जो गिलोय होता है ना, गिलोय का लतर होता है, उसको इतना बड़ा टुकड़ा काटने जमीन में कहीं भी गाड़ दें वो निकल आता है। तो हमने पूरे झारखंड के 256 प्रखंडों में 24 जिला में अपने साथियों से एक लक्ष्य रखा था, इस बार हम लोग 2 लाख पौधा का रोपण कराएंगे। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि जब हमने इसका रिपोर्ट मंगाया अपने पास, किस प्रखंड में, किस गांव में, कहां पे कितना हुआ, तो 2 लाख से अधिक की संख्या में इस बार, और कोई बजट नहीं, वो बिल्कुल समाज सेवा के तौर पे, जैसे अभी कई समाज के लोग आगे आ रहे हैं। एक अपनी रांची में हमारे सिद्धार्थ ससल भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं कि हमारी जिम्मेवारी, मेरी रांची मेरी जिम्मेवारी। तो हम इस समाज में हैं, कहते हैं अगर यदि हम आध्यात्मिक रूप में सोचे तो हम क्या लेके आए थे, कुछ नहीं, इस संसार में, इस भूमि ने हमें जो कुछ दिया है उतना ही हमको लौटाना है, जीवन दिया, तो हम क्या देके जा रहे हैं। करम जी, 2 लाख गिलोय के पौधे आपने लगाया और लगवाया, बधाई के पात्र हैं आप। औषधीय पौधों का जब भी जिक्र होता है तो हम लोग आंवला, जिसको कि बहुत ज्यादा गुणों की खान कहते हैं आंवला को, आंवला की खेती, अब मेरे सुनने में आया है कि आंवला पहले 1 बार फल देता था, अब 2 बार भी फल देने वाले पौधे आ रहे हैं। जी, मेरे पास कैसे किसान भाई उसका भी उपयोग करें? देखिए, आंवला की जो बात है, आंवला उसको एक बार जियाने में थोड़ा मेहनत है। जैसे दूसरे पौधा को हम आम को रोप दिए तो आम ऐसे जी जाता है, आसन हुआ, अर्जुन जिसको बोलते हैं, या और कई प्रकार की जो पौधा है उससे थोड़ा जटिल है उसको बचाने में। अगर एक बार आपका आंवला बच गया तो उसमें और कोई मेहनत नहीं आपको, वो फल देने लगता है, प्रॉफिट उसमें है। आंवला की अगर हम बात करें, उसकी जो औषधीय गुण की, अभी उसका चूर्ण शरीर के लिए, अपने दांत के लिए, हड्डी के लिए, बाल के लिए, आंख के लिए फायदेमंद है। आंवला का अगर यदि हम फल का रस निकाल करके पिए तो शरीर का गैस को खत्म करता है, शरीर में आपको बहुत, माने इतनी गुणे हैं उसकी, बहुत सारे अमृत फल बोला। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप आंवला का वृक्ष लगाते हैं तो जैसा कि करम जी बता रहे हैं, केवल प्रारंभिक दौर में ही आपको कुछ दिनों तक उसकी देखभाल करने की जरूरत है। उसके बाद जब वो वृक्ष हो जाएगा तो बरसों बरस तक चलता रहेगा, 2 फसल भी उससे आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आंवला का वृक्ष के नीचे हम लोग और भी बहुत सारी खेती कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जब आंवला का पौधा हम रोपे
उसके अगल बगल में हम दूसरी फसल जैसे बैंगन हुआ, टमाटर हुआ, ओलवा लगा सकते हैं। बढ़ते गया वो हम साइड में करते हैं। अब जब वो आंवला बहुत बड़ा हो गया और छाया दे रहा है, तो कुछ हमारे औषधीय जो खेती है, जैसे हल्दी हुआ, हल्दी छाया में ही अच्छा होता है। अदरक हुआ, छाया में अच्छा होता है। तो जो छाया में अच्छा होता है उसको कर सकते हैं। और एक चीज बता दूं कि आंवला का जो छाया होता है वो भी गुणकारी होता है, वो शरीर के लिए फायदेमंद होता है। आंवला की जो लकड़ी होता है वो भी गुणकारी होता है। तो इसलिए आंवला एक बहुत अच्छा है, और हमारे झारखंड में सभी जगह आंवला की खेती संभव है। करण जी, मुझे लगता है कि औषधीय पौधों का जो व्यापार है, या जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर वृक्ष लगा लिया जाए तो उसके जमीन के केवल जितनी दूरी, मतलब अगर 1 फीट या 2 फीट उसकी जड़ है तो केवल उतनी ही दूरी केवल वो लेता है। उसके बाद और जो भूमि है उसके नीचे उसकी छाया में बहुत सारे और अच्छे पौधे लगाए जा सकते हैं, आय प्राप्त की जा सकती है। चुनौतियां क्या है, संघर्ष क्या है इस औषधीय व्यापार में? उसके प्रशिक्षण प्रशिक्षण इसमें प्रशिक्षण है। और जो हमारे कृषक भाई लोगों को मन में ये है, उत्पादन तो हम कर लेंगे लेकिन इसको हम बेचेंगे कहाँ, हमको बाजार कहाँ मिलेगा, कौन खरीदेगा? इसमें जो है एक जानकारी लोगों को देना पड़ेगा, अधिक से अधिक इसको प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। आप उत्पादन कीजिए, हम नहीं। अभी हम आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। अभी हम एक संस्था के माध्यम से जैविक कृषि प्रमाणीकरण का भी काम करने जा रहे हैं। हम जैविक कृषि का उत्पादन तो कर लिए हैं, और सबको मालूम है कि जब हम जैविक कृषि का उत्पादन करते हैं तो जो उर्वरा देते हैं, हम यूरिया देते हैं, डीएपी देते हैं, उससे फसल कम आती है। तो जब फसल कम आती है तो आमदनी हमको कम होगी, तो निश्चित है हमको प्रॉफिट कम होगा। तो ये जो शंका है इसको दूर करना है। अगर हम किसान हैं और हम बाजार में उसको ले जा रहे हैं, और हम अगर कहेंगे कि भाई ये हमारा जो जैविक कृषि से उत्पादित है, तो खरीदार उसको कैसे मानेगा? इसलिए अभी भारत सरकार की ओर से ही ये कार्यक्रम निकला है कि प्रमाणीकरण, उसका खेती में हमारे संस्था के, हमारे संगठन के लोग देखेंगे कि भाई, और विश्वास करेंगे कि इसमें उन्होंने कीटनाशक नहीं दिया है, यूरिया नहीं दिया है, और उसका फसल को हम ही खरीद लेते हैं, और खरीद करके जो दूसरे फसल बिक रहा है उससे अधिक दाम में वो बिकना है। तो जो औषधीय पौधा की औषधीय खेती होती है, जैसे आंवला उत्पादन हमने कर लिए, इसका मार्केट चाहिए। जैसे हम गिलोय का उत्पादन कर लिए, मार्केट चाहिए। अगर हम एलोवेरा का खेती कर लिए, हमको मार्केट चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर कोई भी फसल कर रहे हैं, औषधीय पौधों की खेती कर रहे हैं, तो आप अभी इस चिंता से मुक्त हो जाइए कि उसका आप बिक्री कहाँ करेंगे। जी, हमें भी पहले ये चुनौतियां आई थी। जब हमारा लगभग 5 कुंटल से अधिक आम वाला हल्दी निकल गया, और मार्केट के लिए जब मैंने सोचा कि लोकल मार्केट में कहीं मिले, तो चुनौतियां हमारे बीच में आई थी। फिर जो कंपनियां हैं जो औषधि निर्माण करते हैं, पहला बात तो है उनको मिल नहीं रहा है रॉ मटेरियल, और हम इधर से बेच नहीं पा रहे। तो ये जो बीच का गैप है, ये कम्युनिकेशन की आवश्यकता है। अभी जो सरकार विभिन्न प्रकार की कृषि में अभी आय दुगुनी वाली मामला हो, चाहे जो भी हो, तो जिस खेती को हम कर रहे होते हैं उसी में हम अगर आज दुगुनी का करें तो ये बड़ी चुनौती है। और उसी भूमि में हम, जैसे फसल चक्र भी एक होता है, फसल चक्र ये है कि एक फसल ले रहे हैं तो 3 कैसे लें, 4 कैसे लें। जैसे होता है ना कि हम मकई का फसल ले रहे हैं, मकई लगा दिए तो मकई सीधे जाएगा। अगर उसी मकई के सामने हम 2 दाना बोदी भी डाल दिए तो बोदी जो है वो मकई पे चढ़ेगा, और बोदी भी आपको फल देगा, मकई भी फल, मकई के साथ साथ बोदी की फसल हो जाएगी। और ये पहले हम लोगों ने बचपन में देखा है, गांव में ऐसा ही होता था। करण जी, आपने जो कार्य किया है झारखंड में, अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में औषधीय पौधों के खेती के क्षेत्र में या फिर उसके माध्यम से रोजगार सृजन के क्षेत्र में, अद्भुत है, अकल्पनीय है और प्रशंसनीय है। करण जी, अंत में जाते जाते आपसे एक बार फिर हम सिर्फ संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि लक्ष्य क्या है, कितनी दूर है? हमारा लक्ष्य है, बचपन से प्रेरणा मिली है और इस जीवन में कई संस्था से, कई संगठन से भी जो मिली है, लक्ष्य ये है कि एक प्राणी केवल और केवल आयुर्वेद से ही अपना संपूर्ण जीवन को स्वस्थ रखे। तो आयुर्वेद के माध्यम से केवल न सिर्फ आपको अपना जीवन स्वस्थ रखना है, बल्कि बृहद मात्रा में आप आय का भी उपार्जन कर सकते हैं। मित्रों,
जैसा कि करम जी कर रहे हैं आप भी कर सकते हैं और देश समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। करम जी आप कार्यक्रम में आए और औषधि व्यापार को लेकर और औषधि व्यापार से जुड़ी जो खेती है उनको लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार। जोहार जोहार। आपको भी धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया। नमस्कार।